हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए सारे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है क्योंकि इसमें कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, मजा आ जाएगा और ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा किस तरह के नीड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए और किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पेन कॉपी ले लीजिए और नोट करिए हर एक क्वेश्चन को और अपने थोड़ा सा पॉज करके खुद ट्राई करने का प्रयास भी करिए हर क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी फेमस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, बट हम इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे, हम इसको कैसे बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो है, उसके बीच में क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ, मतलब खाली स्पेस है, ठीक है, एयर भरा हुआ है और उसका कैपेसिटर उन्होंने कितना दिया है? सी दिया है बच्चों। इज कनेक्टेड टू अ बैटरी और सेल जिसका ईएमएफ कितना है? वी। ओके जी। एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में इनिशियली तो वो बैटरी से कनेक्ट था, उस समय उसका कैपेसिटेंस सी था, ओके, और वोल्टेज भी था, लेकिन डिस्कनेक्ट करने के बाद की सिचुएशन हमसे पूछी जा रही है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अच्छा, डिस्कनेक्ट करने के बाद उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है, उसको क्या किया जाता है? विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप, तो जो एयर गैप है उसमें उसको भर दिया जाता है, ठीक है भाई। ऑफ द कैपेसिटर इज इंसर्ट इन इट, ओके, उसके अंदर डाल दिया उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो हमको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ये आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको दिया है द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नाउ कंजर्व्ड, क्या चार्ज कंजर्व होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज के टाइम, क्या पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम डिक्रीज हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहा है द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर डिक्रीज के टाइम, या एनर्जी के टाइम इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, और ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट। देखो भाई, अब इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे, इसके कंसेप्ट को पूरा समझना ध्यान से। मजेदार क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ये पेन खराब है, दूसरा ले लेते हैं हम लोग, ये वाला ले लेते हैं। चलो देखो भाई, तो हम बात कर रहे हैं एक तो कनेक्शन और डिस्कनेक्शन। तो कुछ चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर वो वाली चीज इस क्वेश्चन में नहीं आई है तो दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है वो पूछ ली जाए, ठीक है। ओके जी। तो कनेक्शन के टाइम पर हमको क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर की जो कैपेसिटर है उसमें जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराएंगे तो उसको इंसर्ट कराने के बाद उसका जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके वोल्टेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके चार्ज का क्या होगा, कंजर्व होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, एंड उसके एनर्जी का क्या होगा। तो चारों चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई, 5 चीजें, ठीक है। कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड एनर्जी। चलिए, तो पहला जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहां पर कनेक्शन है। ये जो आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का ये वाला प्लेट का कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से, ये वाला प्लेट का कनेक्शन नेगेटिव से है। जैसे आपने वोल्टेज लगाया तो यहां पर चार्ज फिलअप हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, एक तरफ क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, जिससे इस कैपेसिटर के बिटवीन एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना बैटरी के थ्रू हमने लगाया है, ठीक है। तो पहली चीज अब यहां पर हम समझते हैं कि सी का क्या होगा। अब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है के कांस्टेंट वाला, इसको इसमें इंसर्ट करा दिया। जो फ्री स्पेस था बच्चों, जो वॉल्यूम में फ्री स्पेस था उसमें हमने इसको डाल दिया। तो जैसे हम कैपेसिटर को डालेंगे, क्या बोल रहे थे, स्लैब को डालेंगे, तो जैसे स्लैब को डाला जाएगा ना बच्चों, तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब भी डालेंगे तो हमेशा कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपके माइंड में ये आना चाहिए, अगर पहले कैपेसिटेंस कितना था? सी था, तो नया जो कैपेसिटेंस होगा ना वो हमेशा के टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? के टाइम। तो पहली चीज तो क्या हो जाएगी? सी हमेशा इंक्रीज होगा, चाहे भले वो डिस्कनेक्शन हो तब भी क्या होना है? इंक्रीज होना है, और चाहे वो कनेक्शन हो तब भी क्या होना है? इंक्रीज होना है। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको फॉर्मूला पता है। अच्छा, वोल्टेज का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है? A × dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? σ/ε0, और Q की वैल्यू रखेंगे तो Q/A ε0, ठीक है। मान लीजिए स्टार्टिंग में
100 इलेक्ट्रिक फील्ड था। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था? इन दोनों प्लेटों के बीच में 100 था। लेकिन जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, तो स्लैब डालने से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होकर ये कितना हो गया? 70 हो गया। कितना हो गया? 70 हो गया। अब जैसे 70 हो गया तो बैटरी को पता चला अरे यहां पर तो चार्ज डिक्रीज हो गया है, चार्ज कम हो गया है, तो ये क्या करेगी? एक्स्ट्रा चार्ज यहां पर पंप करके, मतलब प्रेशर लगा के वहां पर भेज देगी। तो चार्ज 100 से कितना हुआ? 70। जितनी कमी आई उतना इसने दोबारा से भेज दिया, दोबारा से भेज दिया, तो टोटल कितना हो गया? ये 100। फिर से जब हमने स्लैब नहीं डाला था तो उस समय कितना था? 100। कितना था? 100। ठीक है, जैसे स्लैब डाला, स्लैब डालने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे कनेक्टेड है? चार्ज से कनेक्टेड है, 70 हो गया, यानी कि चार्ज की कमी हो गई। तो चार्ज की कमी हो गई तो बैटरी ने क्या सोचा, अरे वहां पर तो चार्ज की कमी हो गई, चलो चार्ज को सप्लाई करते हैं, जितने चार्ज की कमी होगी उतना चार्ज वो कंपनसेट करके सप्लाई कर देगी। 30 की कमी होगी 30 भेज देगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये बात पक्की है कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। लेकिन यहां पर कांस्टेंट क्यों है? इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि यहां पर बैटरी जुड़ी हुई है जो कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज को वहां पर सप्लाई कर देती है। तो याद रखिएगा, जब कनेक्शन होता है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो हमेशा कैपेसिटेंस इंक्रीज, वोल्टेज कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी उसको यहां से मिलती रहती है। अब बात करते हैं चार्ज की। तो भाई जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो इसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा ना, देना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इसका मतलब इसमें चार्ज क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है। तो याद रखिए कनेक्शन में चार्ज इंक्रीज होगा। अब इधर आइए, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रब कर देते हैं। तो एक चीज तो दोनों के लिए कॉमन थी, जब भी कनेक्शन हो या डिस्कनेक्शन हो, अगर आप डालोगे स्लैब को तो हमेशा कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो देखो भाई, फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? C = Q/V। तो यहां से वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आएगा? Q/C। अब यहां पर C क्या हुआ है? इंक्रीज। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज। तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, और स्वाभाविक सी बात है, वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा बैठा रहेगा? चुप, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, तो वो भी डिक्रीज हो जाता है। अब बात करें चार्ज, चार्ज का क्या होगा? भाई एक बार इसको बैटरी से कनेक्ट करके हमने फुली चार्ज कर दिया, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ना चार्ज आ सकता है, ना जा सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंजर्व। तो चार्ज क्या हो गया? कंजर्व हो गया। ठीक है, तो डिस्कनेक्शन में चार्ज क्या होता है? कंजर्व। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एनर्जी। एनर्जी का क्या हाल है? तो दोनों के यू को हम डिस्कस करते हैं। तो यू को डिस्कस करने के लिए पहले आपको यू के फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों। तो यू के 3 फॉर्मूले होते हैं। U = 1/2 Q²/C, हाफ क्यू भी। ठीक है, और ये मॉडर्न फिजिक्स में आपके काम में आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, और एक क्या होता है? हाफ C/V² होता है। अब देखो, अब इनमें से कौन से फॉर्मूले के अनुसार हम काम करें? देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं वोल्टेज इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। इसकी बात करते हैं C इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज। इसकी बात करते हैं C इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। कौन सा सही बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, नहीं समझ में आया? तो इस चीज को समझने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आपको एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ रिलेट करना हो तो उसमें एक क्वांटिटी ऐसी ढूंढिए जो हमेशा कांस्टेंट हो। अगर दोनों ही वेरिएबल होगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो हमको कांस्टेंट ढूंढना है। तो इस वाले केस में आपकी C कांस्टेंट है ना, इंक्रीज हुआ। वोल्टेज कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और हमारे फॉर्मूले में वोल्टेज आना चाहिए। तो ये देखो वोल्टेज, तो वोल्टेज कौन कौन से फॉर्मूले में आ रहा है? एक तो इस फॉर्मूले में आ रहा है और एक इस फॉर्मूले में आ रहा है। तो हम एनर्जी का रिलेशन चाहे इससे बता दें चाहे इससे बता दें। तो इस केस के लिए वोल्टेज कांस्टेंट है, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है और चार्ज हमारा वेरिएबल है, तो हम बता सकते हैं एनर्जी के क्या हाल है। तो यहां पर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एनर्जी भी क्या हो जाएगी? यहां पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इधर आइए, अब इधर वोल्टेज चेंज हो रहा है, नहीं बता पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे फॉर्मूले में है ही नहीं। ठीक है, चार्ज यहां पे कंजर्व, यानी कि चार्ज क्या है? कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? चार्ज कांस्टेंट है तो हम इसका यूज कर लें चाहे इसका यूज कर लें। देखो इसका यूज करते हैं, चलो मान लो इसका यूज करते हैं, तो यहां पर चार्ज क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर यहां पर बच्चों चार्ज कांस्टेंट हो गया आपका, ठीक है, और C क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो U क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि देखो ना C इंक्रीज हो रहा है और चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, तो C इंक्रीज तो U डिक्रीज, तो इस केस में डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अच्छा, आपने कहा सर इसको क्यों लिया? इसको ले लो, चलो इसको ले लेते हैं। अगर देखो यहां पर क्या है आपका Q, Q कैसा है? कंजर्व है। V का क्या हुआ? V डिक्रीज हुआ है, और V का डिक्रीज होने का मतलब क्या है? एनर्जी का इस फॉर्मूले के साथ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लेकिन इस फॉर्मूले के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आप इस फॉर्मूले पर जाते हो तो वोल्टेज डिक्रीज तो एनर्जी डिक्रीज, तो किसी भी फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसको भी हमने इससे ही एक्सप्लेन कर दिया और इसको भी हमने इससे ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दोनों में सेटिस्फाई हो गया। ओके, चलिए कौन सा सेटिस्फाई हो गया था? यहाँ पर चार्ज इसमें वेरिएबल हो रहा था, वोल्टेज। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, तो ये दोनों कंसेप्ट को समझ में आ गए। अब देखो, अब हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा था कि कैपेसिटर में हमने एक स्लैब डाला हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो हमको इनकरेक्ट बताना है। जो सही है उसको छोड़ दीजिए, जो इनकरेक्ट है वो बताना। देखो, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नाउ कंजर्व। देखो कंजर्व हुआ, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकेंड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज के टाइम्स। तो हाँ भाई, के टाइम डिक्रीज हो गया, देखो डिक्रीज हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिक्रीज के टाइम। तो एनर्जी इसमें क्या हो रही है? डिक्रीज, ये भी हमारा सही है। तो अब हमको यही दिख रहा है, तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट। तो ये वाला आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको इनकरेक्ट बताना था और करेक्ट ऑप्शन हमारे ये सारे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के बाद ये सारा जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि चलो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बदल के भी दे सकते हैं आपको मेन चीज है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट है तो पॉज करके स्टार्टिंग से देख लेना, ओके, नहीं तो रिवाइंड करके देख लेना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले आप पॉज करके खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया। चलिए अब हम करते हैं। देखो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी रीजन में आउटवर्ड है। अब आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है ससुरा? तुमको पता है, यस, एक पॉइंट चार्ज के कारण होता है या फिर स्फीयर के कारण होता है। चलो एक स्फीयर बना लेते हैं, यहाँ पर स्फीयर बना लेते हैं। तो इस तरह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमको पता है। ठीक है, चलिए ये हमने आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। ओके जी, अच्छा आगे हमसे कहा जा रहा है कि एंड इज गिवन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है A इंटू आर। ओके भाई, पढ़ते हैं। अ चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल a, जो चार्ज है उसका स्फीयर का रेडियस कितना दिया है? A दिया है। अ चार्ज कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस a, ठीक है, A है। ओके, सेंटर द ओरिजिन, सेंटर द ओरिजिन मतलब चार्ज को रखा गया है कहां पर? सेंटर पर। तो कुछ चार्ज को सेंटर पर रखा गया है, वो सपोज Q है। और आगे बोल रहे हैं द फील्ड विल बी बाय। देखो समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आ चार्ज कंटेन्ड विल बी, थोड़ा सा यहां पर कुछ गलती लग रही है, विल बी गिवन बाय, विल बी गिवन बाय। तो इस स्फीयर को हमने कितना चार्ज दिया वो हमको निकालना है, यानी कि हमको क्या फाइंड आउट करना है? यहां पर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है या स्फीयर हो या पॉइंट चार्ज हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर स्फीयर का रेडियस कितना दिया? A दिया है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? AR के बराबर है। किसके बराबर है? AR के बराबर है। तो 4 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। अब ये R, तो इसको जहां पर A नाम दिया है ना, स्फीयर का जो रेडियस है वो तो A है, तो जहां पर R की जगह मैं क्या लिख देता हूं? A लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? A। कुछ कैंसिलेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है अपने? चलो, तो एक Q की वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 एप्सिलॉन नॉट A, और ये कितना आ जाएगा? Q। और Q किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ नहीं था इसमें, केवल आपका टेस्ट यही था कि आपको किसका फॉर्मूला याद आना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं, बस। ठीक है, तो नीट में ज्यादातर क्वेश्चंस लैंग्वेज की वजह से गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज को समझेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये नेटवर्क आपको बना कर दिया था। ठीक है, P और N के बीच में ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनके कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल, वो आपको समझने हैं। इनके अक्रॉस बैटरी लगी हुई है, तो हमको क्या निकालना है? इसमें चार्ज निकालना था। क्या निकालना था? चार्ज, इक्विवेलेंट चार्ज निकालना था। ठीक है, कि इस बैटरी से कितना चार्ज हमको देना पड़ा। तो चार्ज की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू C इंटू V। C इंटू V, क्या V आपको गिवन है? आंसर है यस, बैटरी का भी दिया है।
सी कौन सा होता है, ये इक्विवेलेंट होता है। तो बस यही चार्ज इनका काम है, इक्विवेलेंट सी निकालना है, आप चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, तो हो जाओ शुरू। देखो ये दिख रहा है आपको पी से ये वाला कैपेसिटर का ये प्लेट जुड़ा हुआ है, इसी पी से ये वाले कैपेसिटर का ये भी प्लेट जुड़ा हुआ है, और अगर हम इसको क्यू नाम दे देते हैं तो क्यू से ये जुड़ा हुआ है, क्यू से ये जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो 10 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 30 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। अब ये 30 माइक्रोफेरेड पी और क्यू के बीच में है, ठीक है, और जस्ट उसके सीरीज में क्या है, 30 माइक्रोफेरेड है। तो आपको दिख रहा है ये सीरीज में है, और सीरीज में सेम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर लगे होते हैं, तो उसको हम हाफ कर देते हैं। हाफ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15 बस। तो ये कितना हो गया 15, और ये कितना दिया है 30, ये कितना हो गया 45 माइक्रो कूलम। दिस इज आवर आंसर। बस वेरी इजी क्वेश्चन, तो कुछ नहीं था। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आने चाहिए, आप सिंपली उड़ा दोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। देखो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरेड। देखो आपको कैपेसिटेंस दिया है 50 पिकोफैरेड, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पिकोफैरेड का मीनिंग क्या होता है। तो पिकोफैरेड आपको पता होगा, तो 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 फैरेड होता है भाई। ठीक है, ओके। आगे क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। बस सिंपल है, रेडियस निकालना है। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0 r। तो ये आ जाएगा r इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई सी। ठीक है, तो ये क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है भाई, और सी आपको पता है कितना है, 550 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना हो गया आपका 9×45, तो ये हो गया 4500, सॉरी हाँ 450 हो गया। ये कितना हो गया 450, और 10⁻9 है, और 10 कितना 12, तो ये कितना होगा 10⁻3 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 10⁻, ठीक है, ये हो गया 45, 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है, और एक ही ऑप्शन में 45 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। और आपको वैसे भी पता ही है 10⁻2 का मतलब क्या होता है। 10⁻2 का मतलब ये अभी आपका जो आंसर आया वो मीटर में आया है, ये याद रखिएगा, ये मीटर में आया है। तो 1 मीटर कितना होता है भाई, 10⁻2 सॉरी 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो यहाँ पर आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके डन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ नहीं था, आपको सी दिया था, निकालना था, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, उसके बाद तो आपकी ये कैलकुलेशन। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये भी नीट में 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ गाउसियन सरफेस इन द सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन πr²। ठीक है, उसका एरिया दिया है πr² सिलेंडर का, एंड लेंथ कैपिटल L इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द सिलेंडर एक्सिस पैरेलल टू फील्ड। जो सिलेंडर का एक्सिस है वो फील्ड के पैरेलल है। ठीक है भाई, द फ्लक्स फाई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस। तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हुआ वो हमको निकालना है। एक और ये आपके ऑप्शंस हैं, एक बार पॉज करिए और ट्राई करिए। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, चलिए अब हम करते हैं। देखो एक गॉसियन सरफेस की बात करिए, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो चलो सिलेंडर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, ये आपका सिलेंडर, एक सेकेंड, ये सिलेंडर हो गया। ओके, अब इस सिलेंडर में आप ध्यान से देखोगे तो ये तो भाई इसका एक्सेस हो गया, एक्सेस हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, नीट का कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाना चाह रहे हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम बना लो भाई। इसकी लेंथ हमको दी है L, हालांकि वो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं L लेंथ। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, यस ठीक समझ रहे हो, इस एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ऐसे इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, राइट, ऐसे ऐसे। ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, ओके। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको पता होता है इसमें कितनी सरफेस होती है। एक कर्व सरफेस होती है, ये वाली, ये दिख रहा है आपको सिलेंडर, ये वाली सरफेस कर्व है। और अगर आप ये वाला तरह देखोगे, ये वाला, तो ये फ्लैट है। तो दो सरफेस हैं, फ्लैट और कर्व। दो फ्लैट है, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली, एक टॉप वाली, एक बॉटम वाली। ठीक है, तो तीन एरिया से हम निकाल लेंगे। चलो, ऊपर वाला फ्लैट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमको पता है कैसे हमने गॉसियन सरफेस में कैलकुलेशन की हुई है। तो हमको एक स्मॉल एरिया हम लेते हैं ds,
इसको मैं DA मान लेता हूं, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर भी कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। कहां होगा भाई, ऊपर की तरफ होगा, जिसको हम बोलेंगे DA वेक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, DA वेक्टर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया भाई। अगर यहां पर हम एरिया वेक्टर लेते हैं तो वो कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। इसकी बात करते हैं तो ये DA है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है DA वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई E वेक्टर, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके जी, तो टोटल फ्लक्स हमको निकालना है, तो टोटल फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, φ 3 सरफेस है यहाँ पर, एक कर्व है EDS cos 0 डिग्री प्लस एक टॉप वाली है EDS cos, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया, ये कर्व सरफेस के लिए तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है भाई, और ये टॉप वाले के लिए 0 डिग्री है, और बॉटम वाले के लिए ये आपका 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री। और आपको पता ही है ये 0 होता है, cos 90 0 होता है, E इसमें बाहर आ जाएगा, तो E बाहर आ जाएगा। DS का इंडिकेशन क्या होता है, अच्छा DA मान लो यार, कुछ भी मान लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, ठीक है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है, ये मान ली, ये मान ली, ठीक है। तो DA का क्या होता है, A होता है, और इसमें से E कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है ना, तो ये माइनस का E हो जाएगा। और आपको पता है DA का इंडिकेशन A होता है, और A की वैल्यू चलो कुछ भी नहीं है, अभी A ही रख लेते हैं, रखना चाहता हूँ, दिया है हमको पाई A इसको रख लेंगे। तो देखो एक प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया फ्लक्स, 0 आ गया, ठीक है। तो 0 आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इसमें, हमको वो फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी थी, जो आपने गॉसियन सरफेस के 4-5 एप्लीकेशन पढ़े हैं, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, तो ध्यान से करिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर, अदरवाइज आप इनमें से कोई भी निकाल कर टिक कर जाओगे तो गलत हो जाएगा, तो 0 आंसर इसका रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये 0 ऑप्शन नहीं दिया होता तो मैं इतना बड़ा मेथड इसको नहीं करता, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर मैं कंपेयर करके फ्लक्स का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उससे जो मैच करा लेता, तब भी मैं इसका आंसर निकाल लेता, ठीक है। बट 0 दिया था इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो 0 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है नीट में। देखो क्वेश्चन क्या है, अ टोटल चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, चार्ज दिया आपको कितना, 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, तुरंत लिख लिया करो जो भी गिवन हो, ठीक है, बाद में नहीं। इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ थिन बॉल्ड सेमी स्फेरिकल। अब आपके सामने एक सेमी स्फेरिकल है, जैसे एक नींबू है, उसको बीच में से काट दिया, तो काटने के बाद वो ऐसा दिखेगा आपको, तो इसी को हम बोलेंगे हेमिस्फीयर या सेमी स्फीयर, ठीक है। इसका रेडियस कितना है पता है, और रेडियस हम आर मान लेते हैं, नहीं पता है, ठीक है। ओके, इसको चार्ज किया गया है, क्या किया गया है बच्चों, चार्ज, इस तरह से चार्ज। ओके, बॉल्ड सेमी स्फेरिकल कप, ठीक है जी, कप है आपके पास इस तरह का। ओके, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर, तो सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E, स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सेमीस्फीयर इज गिवन, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ हमको गिवन है, यानी कि E हमको पता है कितना, 5 × 10⁻, कितना, सॉरी 9 × 10⁻, कितना है 3 न्यूटन पर कूलम, ये हमको गिवन। अच्छा एक चीज यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, क्या इस चाय का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस चाय का ऐसे होगा, और आपको तो पता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, एक दूसरे में घुसती नहीं है, रिपेल करती है, तो रिपेल करके ऐसे हो जाएंगी, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा। राइट राइट राइट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा तो इसको हम क्या करेंगे, चलो एनीवे वो अभी मैं बताऊंगा क्या करेंगे, एक कंसेप्ट में आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये दिया है हमको रेडियस निकालना, एनीवे हमको आर निकालना है, क्या निकालना है, आर। देखो भाई आर निकालना है, ई पता है, क्यू पता है, तो ऐसा फॉर्मूला हमको सोचना है जिसमें ई आता हो, क्यू आता हो और हमको आर मिल जाए। तो सेमी स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो एक प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2ε0, कितना होता है भाई, σ/2ε0, ठीक। अब यहां पर क्या है, ये भी आपका जो पैरेलल, जैसे पैरेलल लाइन जा रही तो ये भी प्लेट की तरह काम करेगा, लेकिन यहां पर क्या है, कर्व है, तो कर्व के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा,
वो होगा आपका सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखिएगा। तो सेमी स्फीयर के लिए देखो ये यहां से जो r डिस्टेंस है, तो ये r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा सेमी स्फीयर के लिए, एक प्लेट के लिए कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कर्व में भी है तो इसलिए ये कितना होगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना एट द सेंटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाला बच्चों, सेंटर, कहां निकाला सेंटर। ठीक, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा क्या होता है पर यूनिट चार्ज डेंसिटी होती है क्यू अपॉन ए होता है, कितना होता है क्यू अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ तो ये क्या आ गया, इतना आ गया। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन ए होती है, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए क्यू अपॉन ए 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए ए क्या होता है, तो ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर के लिए ए की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आर स्क्वायर होती है, और ये कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। हाँ एक चीज़ में थोड़ी मिस्टेक है, ध्यान से देख लेना, यहाँ पर 8 आएगा भाई, इसमें 8 है तो यहाँ पर भी मैं 8 कर देता हूँ। ओके जी, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसका आंसर। ई कितना दिया है, ई आपको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 8। ओके जी, क्यू कितना है 5 माइक्रो कूलम, को कूलम में चेंज करो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6 कूलम, तो ये हो गया 10 टू पावर माइनस 6। ओके जी, और नीचे क्या है 2 आर स्क्वायर, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो ये 9 इंटू 10 टू पावर 9 ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसको हम रब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं रब करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको तो मैं यहाँ ले जाता हूँ 2 आर स्क्वायर को, और इस भाई साहब को नीचे भेज देते हैं, तो ये 5 इंटू 10 टू पावर कितना है माइनस 6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर कितना है 9 अपॉन ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, देखो एक 9 थे, एक 9 तो जहाँ पर कैंसिल ही हो गया आपका। ठीक है, अब आपका जहाँ पर देखो 10 टू की पावर 8 है और यहाँ पर 10 टू पावर कितनी है, यस ठीक समझ रहे हो, ये 6 हो गया, यहाँ पर कितनी है 9, तो ये आपकी बचेगी 10 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा, और यहाँ पर 2 आर स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, और इस 2 को मैं नीचे भेज दे, अच्छा 2 को यहीं से कैंसिल ही कर दो, 5 टाइम चला गया, 5 टाइम चला गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सही है, ये 10 हो गया, और ये 10 की पावर कितना चल रहा है -6 चल रहा है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर -4 आ जाएगा, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 टू पावर -2 आ जाएगा। अच्छा ये काय में आ गया मीटर में, अब हमको इसको काय में चेंज करना है मिलीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर इसको काय में चेंज करना है मिलीमीटर में। देखो तो आपको पता है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 टू पावर 3 मिलीमीटर होते हैं, राइट। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू पावर -2 10 टू पावर 3 मिलीमीटर, यानी कि आपका बचेगा 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करेंगे इसकी, बस कैलकुलेशन नहीं है, और दूसरा आपको ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, ये फॉर्मूला, और अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो ये फॉर्मूला आपको रट के जाना है अच्छे से। ई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर 4 एप्सिलॉन, और मैंने निकालना भी आपको सिखा दिया। क्लियर है, ठीक है, तो कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर लोगे उतनी जल्दी आप आंसर ले आओगे। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 91 प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी 91 प्लेट्स हैं, ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है, ओके जी, एंड अरेंज विद द सेम स्पेसिंग। देखो सपोज यहां पर जो स्पेस है अगर मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला स्पेस भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है भाई, ओके, सेम स्पेसिंग बिटवीन देम, द कैपेसिटेंस बिटवीन एडजेसेंट प्लेट इज 3 पिकोफैरड। तो ये जो एडजेसेंट प्लेट है इनके बीच में जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 3 पिकोफैरड, यानी कि 3 इंटू 10 टू पावर -12 फैरड। ओके, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो इस तरह से 91 प्लेट्स हैं, उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो हमको निकालना, यानी कि सी इक्विवेलेंट निकालना। देखो इस तरह क्वेश्चन आता है, तुरंत इसका फंडा याद रखिए। देखो सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है, मान लीजिए ये वाला जो आर्म है ये पॉजिटिव है, ये वाला जो आर्म है ये नेगेटिव, पैरेलल में बोला है ना। देखो आप देखना जरा मैंने पैरेलल में जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये इस प्लेट को क्या देगा पॉजिटिव चार्ज देगा भाई, ऊपर नीचे सब तरह का पॉजिटिव मान लेना, ठीक है, कैसा चार्ज देगा पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज देगा भाई इसको,
दिख रहा है, ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ओके, तो ये वाला नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब जरा बात को ध्यान समझना, यहां पर दो कैपेसिटर हैं, एक ऊपर वाला ये नेगेटिव पॉजिटिव, और इसी प्लेट का जो नीचे वाला सरफेस है वो पॉजिटिव है, और इस प्लेट का जो ऊपर वाला सरफेस है वो नेगेटिव, और नीचे वाला सरफेस कैसा है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरह से यहां पर कैपेसिटर बन रहा है। अब ध्यान देखिए, ये वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव से जुड़ी है, ये वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव से जुड़ी है। फिर एक कैपेसिटर, वन कैपेसिटर, इसके बाद सेकंड कैपेसिटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से कितने हैं, कितने कैपेसिटर हैं वो तो हमको बताना है, लेकिन प्लेट कितनी है, 91 है। अब आप जरा यहां पर देखिएगा, जैसे मेरी ये 2 उंगलियां हैं, 2 उंगलियों, ये अच्छा 4 उंगली ले लेते हैं, चलो, तो ये एक कैपेसिटर है और ये 2 कैपेसिटर है, ठीक है। तो इनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, एक, जैसे मान लो आपके पास 4 प्लेट है, कितनी प्लेट है, 4, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, तो एक स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, तो 4 प्लेट लेने से कितने कैपेसिटर बने, 3, 5 प्लेट ले लो, तो 1 2 3 4, तो 5 प्लेट लेने से कितने कैपेसिटर बने, 4 बने, तो यहां पर कितनी प्लेट्स हैं, 91 है, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 90, बस यही आपका कैश था इसमें और कुछ नहीं है। और सभी कैपेसिटर कहते हैं आइडेंटिकल है, सबकी जो कैपेसिटेंस है वो सेम है, तो आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, ठीक है, सिंपली ऐड हो जाते हैं, यानी कि एन सी इक्वल टू इक्विवेलेंट। अब यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो वो कितने आपके 90, और सी आपको पता है 3 × 10⁻, कितना है, -12, तो ये कितना हो गया, 27 0 10⁻, -12, और इसको पीको बोलते हैं, तो 270 पिको फैराड आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दिया है, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, क्या फंडा है, वो जरा ध्यान समझ लीजिए। क्वेश्चन की स्टोरी जो कह रही है, उन्होंने कहा है पैरेलल में जोड़ा है, तो हमने पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको बस यहाँ पर यही टेस्ट था पैरेलल में कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने 91 प्लेट लिए, तो कैपेसिटर कितने बन रहे हैं। तो आप जरा देखिए, अगर मैं 4 प्लेट लेता हूँ, 1 2 3 और 4, तो एक कैपेसिटर 2 हो जाए 3, 5 लेता हूँ, 1 2 3 4 5 प्लेट ले ली, तो एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 हो जाए 4, तो ये 91 प्लेट्स हैं, तो 90 कैपेसिटर बनेंगे। और ये सब काय में जुड़े हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको पता ही है फंडा सीधा था, n × c होता है, वो कब होता है, जब सबकी कैपेसिटेंस कैसी होती है, सेम, और उन्होंने बताया कि ये आइडेंटिकल है, सेम है। आंसर आ गया, क्लियर है, समझ में आया। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल ट्राई किए प्रीवियस ईयर के। अब नेक्स्ट जो इसका वीडियो आएगा उसमें और न्यूमेरिकल हम करेंगे। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर टॉपिक के मैं आपको कराने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, थैंक यू।